हमने अपने विगत वीडियो में इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के क्या डिफिनेशन है और इन्फ्लेशन के क्या प्रकार हैं उन्हें जाना था। इस वीडियो में हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर किस कारण से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता है। चलिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को जानते हैं। किन प्रमुख कारणों से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। अर्थशास्त्रियों में इसके संबंध में मतभेद है। मुद्रास्फीति के कारणों की व्याख्या करने के संबंध में प्रमुख रूप से दो विचारधाराएं हैं। पहला है मांग आधिक्य दृष्टिकोण और दूसरा है लागत वृद्धि दृष्टिकोण, यानी एक्सिस डिमांड अप्रोच और कॉस्ट पुश अप्रोच। पहले हम एक्सिस डिमांड अप्रोच को देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री इस मत के हैं कि मुद्रास्फीति मांग आधिक्य के कारण है। मांग आधिक्य स्फीति के दो रूप मिलते हैं। पहले हम मांग आधिक्य से तात्पर्य को समझते हैं। यहाँ पर मांग आधिक्य से मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था में सप्लाई और डिमांड बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, लेकिन जैसे ही सप्लाई की अपेक्षा मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे ही हम मांग आधिक्य कहते हैं। मांग अधिक के चूँकि स्फीति के दो रूप मिलते हैं। पहला रूप है क्यूटीएम अप्रोच ऑफ एक्सिस डिमांड, यानी मांग अधिक के क्यूटीएम दृष्टिकोण। चूँकि क्यूटीएम दृष्टिकोण इसका फुल फॉर्म मुद्रा परिमाण सिद्धांत है। 1911 ईस्वी में फिशर ने अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में क्यूटीएम थ्योरी ऑफ मनी का विस्तृत रूप से व्याख्या किया है। उसमें फिशर कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच एक प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है, यानी जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है। फिशर का समीकरण हमने लिखा है यहाँ पर एमवी और पीटी। एमवी और पीटी के सहारे हम यह समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इन्फ्लेशन हो रहा है। एमवी और पीटी में यह मुद्रा की मात्रा 20 चलन गति है। यहाँ पर चलन गति से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में कोई मुद्रा कितनी बार चक्कर खा रही है। पी यहाँ पर प्राइस लेवल है, टी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है। यदि हम बी और टी को कांस्टेंट मान लें तो एम में इंक्रीज होने के पश्चात पी में भी इंक्रीज होगा। इसे समझने के लिए हम एक रेखाचित्र का सहारा लेंगे। यह रेखाचित्र हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल है। शुरू में जब डिमांड डी नॉट और सप्लाई एस है, एस और इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, चूँकि जानते हैं डिमांड और सप्लाई जहाँ पे करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यदि आप यह मान लें, यदि हम यह मान लें कि ई ही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार का बिंदु है। फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब यह है कि हमारे पास जितने साधन थे वो सभी रोजगार में लगे हुए हैं, यानी कोई भी साधन बेकार नहीं है, कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है। यदि इसके बाद भी हम उत्पादन करना चाहें तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए हमें साधन की ज़रूरत पड़ेगी और साधन तो चूँकि हम पहले ही सभी लगा दिए हैं रोजगार में। ई चूँकि हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यदि हम चाहें कि डिमांड बढ़ाना चाहें, डिमांड बढ़ाकर हम D1 D2 कर दें तो अगली जो हमारे इक्विलिब्रियम की पॉइंट E1 E2 होगी, लेकिन हम देख रहे हैं E1 E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट होने पर हमारी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है बल्कि हमारी प्राइसें बढ़ जा रही हैं। चूँकि ई बिंदु पर उत्पादन हमारा OY0 और प्राइस लेवल P0 है। जैसे ही E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वैसे प्राइस बढ़कर OP1, लेकिन उत्पादन तो OY0 ही है। और यदि नई इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 लेते हैं तो प्राइस लेवल OP2 हो जाता है, लेकिन तब भी उत्पादन हमारा OY0 है। यानी इक्विलिब्रियम की बिंदुओं के बदलने के बाद भी प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। चूँकि पहले ही हम यह बता चुके हैं
कि ई हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी ई के बाद हम चाहकर भी उत्पादन की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे सभी साधन पहले से ही रोजगार में लग चुके हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और प्राइस लेवल का बढ़ना ही स्फीति है। यानी जैसे मूल्य स्तर बढ़ेगा वैसे महंगाई होगी और अर्थव्यवस्था में स्फीति की घटनाएं होंगी। हमने फिशर के क्यूटीएम अप्रोच के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से ई बिंदु के बाद जो हमारी सप्लाई रेखा थी वो वाई एच के समांतर हो जा रही थी, यानी बेलोच हो जा रही थी। उसके बाद यदि हम डिमांड बढ़ाते हैं तो हमारी प्राइसें बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से विभिन्न संतुलन के बिंदु बदल रही थी, लेकिन प्राइस लेवल भी बढ़ रहा था, लेकिन जो हमारा उत्पादन था वहीं का वहीं था, और प्राइस लेवल का बढ़ना स्फीति है। इस प्रकार से हमने यह साबित किया कि किस प्रकार से क्यूटीएम अप्रोच के द्वारा हम बता सकते हैं कि एम बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ जा रहा है, और पी का बढ़ना स्फीति है। अब हम मांग आधिक्य का दूसरा दृष्टिकोण इन्फ्लेशनरी गैप अप्रोच ऑफ एक्सिस डिमांड को पढ़ेंगे, जिसे हम मांग आधिक्य का कीन्सियन दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि इस दृष्टिकोण का विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर कीन्स ने किया है। कीन्स ने प्रतिपादित किया कि मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि फलस्वरूप समग्र व्यय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि स्फीति को जन्म नहीं देती। उनके अनुसार स्फीति एक पूर्ण रोजगार प्रतिभास है। जब तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर को प्राप्त नहीं कर लेती, समग्र व्यय में वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं लाएगी। ये कहते हैं कि यदि पूर्ण रोजगार के पहले मूल्य स्तर बढ़ रहा है तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि पूर्ण रोजगार के पहले तो हमारे बहुत साधन अभी बेकार पड़ा हुआ है, बहुत साधन हमारा बेरोजगार है, उसका हम दोहन अधिक से अधिक करेंगे और भले से प्राइसें बढ़ेगी, प्राइसें बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी तो बढ़ रहा है। यह पूर्ण रोजगार के पहले की घटना होगी। ऐसा कीन्स कहते हैं कि यदि समग्र व्यय हो रहा है पूर्ण रोजगार के पहले तो प्राइसों के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। लेकिन यदि पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद भी समग्र व्यय हम कर रहे हैं, यानी डिमांड हमारी बढ़ रही है, और यदि हम डिमांड बढ़ाएंगे पूर्ण रोजगार के बाद तो प्राइसें तो बढ़ेंगी, लेकिन हमारा जो उत्पादन है वह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार पर हम अपने सभी साधनों को सभी क्षेत्र में लगा चुके हैं। कोई भी साधन बेकार नहीं है, चाहकर भी हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, केवल प्राइसें बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से प्राइसें बढ़ना ही स्फीति है। इन्फ्लेशनरी गैप के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इन्फ्लेशनरी गैप जितना अधिक होगा स्फीति का दबाव उतना ही अधिक होगा। वर्तमान समग्र व्यय योग्य मौद्रिक आय इस वांछित पूर्ण रोजगार पर समग्र व्यय से जितना अधिक होगा स्फीति का दबाव उतना ही अधिक होगा। पहले हम समझेंगे कि स्फीति का अंतराल किस प्रकार से निकलता है, यानी इन्फ्लेशनरी गैप। वर्तमान व्यय योग्य मौद्रिक आय माइनस पूर्ण रोजगार के लिए वांछित व्यय योग्य मौद्रिक आय। वर्तमान व्यय योग्य मौद्रिक आय मतलब इन्फ्लेशन के बाद जो टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड की टोटल मॉनेटरी इनकम, और पूर्ण रोजगार पर हमने जितना टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड की जो मॉनेटरी इनकम थी वह घटा देंगे तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप निकल आता है। इसे समझने के लिए हम कीन्स के एक रेखाचित्र की सहायता लेंगे। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड C+I+G है, जहाँ पर C कंजम्पशन यानी उपभोग, I इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग है, G सरकारी व्यय है। इस प्रकार से इसे जोड़ने पर एग्रीगेट डिमांड निकलता है C+I+G। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं कि एक सप्लाई रेखा OS है जो मूल बिंदु से 45 डिग्री पर खींची गई है, और समग्र व्यय शुरू का C+I+G है, जो E0 हमारा एक कटान बिंदु मिलता है, और E0 ही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का बिंदु है। यानी यहाँ पर हमने अपने सभी साधनों को लगा दिया है
सभी साधन हमारे रोजगार में लग चुके हैं। ई नाट पर जो हमारा समग्र व्यय हो रहा है वह ई नाट वाई हो रहा है, और जो हमारा नेशनल इनकम है वह ओ वाई है। जैसे ही हम समग्र व्यय को बढ़ाते हैं, समग्र व्यय में डेल्टा जी की वृद्धि करते हैं, यानी अब समग्र व्यय कुल सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी हो जाता है। वैसे ही हमारा नया बिंदु संतुलन का इवन हो रहा है। हम यह तो कह रहे हैं कि समग्र व्यय जब ओएस को काट रही है तो यह संतुलन का बिंदु इवन हो रहा है। हम ये तो कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम देख भी रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा ओ वाई एन हो गया है, लेकिन प्राइस भी हमारी बढ़ी है। प्राइस भी हमारी, यानी अब समग्र व्यय अब हमारा E1 Y1 हो गया है। आप जो यह बढ़ी हुई नेशनल इनकम Y1 देख रहे हैं, दरअसल यह इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा हुआ है। इसे हम वृद्धि नहीं मानेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्ण रोजगार के बाद जो हमारा समग्र व्यय है, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी में से जब हम अपने पूर्ण रोजगार के बिंदु पर जितना व्यय किए थे सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी में से सी प्लस आई प्लस जी घटा देंगे तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप निकल आएगा। यानी हमारा इन्फ्लेशनरी गैप E3 E नाट होगा। यानी E3 E नाट जितना ही अधिक होगा उतना ही स्फीति अधिक होगी अर्थव्यवस्था में। इस कीन्स के दृष्टिकोण में हमने देखा कि किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी में डेल्टा जी की वृद्धि करने के बाद जो हमारा समग्र व्यय हो रहा था वह वाई ई नाट से Y1 इवन हो जा रहा था, और इन्फ्लेशनरी गैप E3 ई नाट हो रहा था। और हम यह कह पा रहे थे कि E3 ई नाट जितना ही अधिक होगा उतना ही अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन अधिक होगा। अब हम स्फीति की दूसरी विचारधारा जिस कारण से होती है स्फीति अर्थव्यवस्था में, दूसरी विचारधारा है लागत वृद्धि जनित, यानी कॉस्ट पुश अप्रोच। 1959 में बिलर्ड थार्प तथा रिचर्ड क्वांट ने अपनी पुस्तक द न्यू इन्फ्लेशन में मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में लागत पर बल दिया। लागत वृद्धि स्फीति के 3 रूप हो सकते हैं। पहला है मजदूरी वृद्धि जन्य यानी वेज पुश, दूसरा है लाभ वृद्धि जन्य यानी प्रॉफिट पुश, तीसरा है साधन वृद्धि यानी रिसोर्सेज पुश। पहले हम मजदूरी वृद्धि जन्य को देखते हैं, यानी वेज पुश को। यह मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वह किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है और उसके प्रोडक्शन करने में तमाम मजदूर लगे हुए हैं, सैकड़ों हजारों। कभी वह मजदूर संगठित होकर अपनी मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो हड़ताल करते हैं और बाध्य होकर प्रोड्यूसर को मजदूरी बढ़ाना पड़ता है। जब प्रोड्यूसर मजदूरी बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है अब पहले की अपेक्षा वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचेगा, क्योंकि उसकी कास्ट बढ़ गई है। कास्ट बढ़ जाएगी तो वह पहले इतना प्रॉफिट लेना चाहेगा, और पहले इतना प्रॉफिट लेने के लिए वो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाएगा, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ना ही स्फीति है। इस प्रकार से मजदूरी बढ़ने पर लागत बढ़ गई और लागत बढ़ने पे कीमतें बढ़ गई। अब हम लाभ वृद्धि जन यानी प्रॉफिट पुश को देखते हैं। यदि कोई प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर पहले इतना लाभ में संतुष्ट नहीं है, वो अपनी लाभ की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, और लाभ की सीमाओं को बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाएगा, और जैसे ही वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाएगा वैसे अर्थव्यवस्था में स्फीति होगी। अगर मुद्रा स्फीति की अब तक की व्याख्या से स्पष्ट है कि मूल्यस्तर में वृद्धि चाहे लागत की वजह से हो चाहे मांग आधिक्य से इन्फ्लेशन का प्रतीक है, क्योंकि हमने क्यूटीएम अप्रोच में देखा कि फिशर का जो समीकरण एमवी और पीटी था, जैसे ही एम इंक्रीज करेगा पी भी इंक्रीज करेगा, यानी पी मूल्य स्तर है और मूल्य स्तर का इंक्रीज करना ही इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद हमने किंचन अप्रोच देखा। किंचन अप्रोच में हमने देखा कि जैसे ये ग्रेड डिमांड बढ़ती है वैसे ही हमें इन्फ्लेशनरी गैप मिलता है, और इन्फ्लेशनरी गैप ये बता रहा था कि जितना ही अधिक रहेगा इन्फ्लेशनरी गैप स्फीति उतनी अधिक रहेगी अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार अब हम इन्फ्लेशन के कारणों की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है।
पहला है सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि। मान लीजिए देश में युद्धकाल या कोई योजना चल रही हो तो सरकार अधिक से अधिक व्यय करती है। जब अधिक से अधिक व्यय करेगी तो लोगों के पास अधिक से अधिक मौद्रिक आय होगी, और जैसे ही मार्केट में अधिक मुद्रा आई तो वैसे ही प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और प्राइस लेवल का इंक्रीज करना ही स्फीति है। अगला हेडिंग है दोषपूर्ण सार्वजनिक ऋण नीति। मान लीजिए सरकार सार्वजनिक ऋणों का भुगतान कर दे, जैसे ही सार्वजनिक ऋण का भुगतान कर देगा वैसे ही लोगों के पास इनकम आ जाएगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। यानी क्रय शक्ति जैसे ही बढ़ी अधिक से अधिक वह व्यय करेंगे, और जैसे ही अधिक व्यय करेंगे अधिक वस्तुओं की वह डिमांड कर पाएंगे, और डिमांड करने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन हो जाएगा। जानते भी हम कि प्राइस जैसे बढ़ती है वैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की घटना होती है। अगला हेडिंग है घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि। मान लीजिए सरकार जब अपने बजट से अधिक व्यय कर देती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार नोट छपवाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उस कमी को पूरा करने के जो व्यवस्था की गई उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। या ये कह सकते हैं जब सरकार कोई ऋण लेती है और उस ऋण को पूरा नहीं कर पाती है तो उस ऋण को पूरा करने के लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की सहायता लेती है, यानी नोट छपवाती है। और इस प्रकार से जैसे अधिक से अधिक नोट छपवाएगी, और जानते हैं नोट छापने से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता है। अगला है कारोबार नीति। कारोबार नीति से तात्पर्य है कि सरकार लोगों के ऊपर कर लगाना। हम देखते हैं कि यदि सरकार कारोबार में कमी कर दे, यानी लोगों के ऊपर कर ही न लगाए, बहुत कम मात्रा में कर लगाए, तो लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी व्यय योग्य आय जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जैसे डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होगी तो वो व्यय करेंगे, और व्यय करने डिमांड करेंगे, और डिमांड जब करेंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज करना ही इन्फ्लेशन है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सरकार की दोषपूर्ण साख नीति है। कभी काल हम देखते हैं कि सरकार बेढंग तरीके से काम करती है, लोगों को अधिक से अधिक कर्ज देने लगती है, अधिक से अधिक साख सर्जन करने लगती है। अधिक से अधिक साख सर्जन होने से लोगों के पास अधिक आय आ जाती है, मौद्रिक आ जाती है, और उससे वह डिमांड करने लगते हैं, और जैसे ही डिमांड करते हैं वैसे ही प्राइस इंक्रीज कर जाती है, और प्राइस इंक्रीज करना ही इन्फ्लेशन है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इन्फ्लेशन के कारणों को पूर्ण तरीके से जाना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।